Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the hormones of median lobe and posterior lobe of the pituitary gland. Let's start. Dear students, now the median lobe of pituitary gland. यहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज नोन एज द मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और MSH, melanophore stimulating hormone. So dear students, this hormone, its secretion is governed by external light. एक्सटर्नल लाइट, जो सूरज की रोशनी खास तौर पर वो इसको गवर्न करती है. जितनी देर तक आप सूरज की रोशनी में खड़े रहेंगे तो जो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये रिलीज होगा. ठीक है, और इसका एक्शन क्या है? दिस हार्मोन इन टर्न causes the release of melanin, which is a brown pigment. A brown pigment कहाँ से? From melanocytes. वो कहाँ पर है? melanocytes ऑफ स्किन खास तौर पर. तो स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं. जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है MSH की सेक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये MSH यानी कि मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा और मेलानिन सेक्रेट होगी फ्रॉम द मेलानोसाइट्स. और उससे क्या होगा, क्योंकि ब्राउन कलर की पिगमेंट है तो जितनी ज़्यादा ये रिलीज होगी उतना ज़्यादा जो स्किन का कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा. इसलिए सूरज की रोशनी में ज़्यादा खड़े रहने से स्किन जो है वो टैन हो जाती है. ठीक है, वो कलर उसका डार्क होना शुरू हो जाता है. अब जो मेलानिन है इट डार्कन्स नंबर 1 स्किन. एक तो स्किन को डार्क करता है, प्लस आपके हेयर्स की जो पिगमेंट होती है हेयर की डार्कनिंग वो भी इसके इसमें है, प्लस द आइज. जो आइज का जो डार्क कलर होता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस मेलानिन. याद रखिएगा 3 जगह, स्किन, हेयर एंड आइज. इट इज इनहिबिटेड by melanophore inhibiting hormone. Clear? और वो it is released from the hypothalamus. Clear? Dear students, it also the MSH level also increases during दो और जगहों पे. एक नॉर्मल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ये इसका लेवल इंक्रीज होता है. MSH लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसी वजह से कुछ फीमेल्स के अंदर जब इनका इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो एब्डोमेन के ऊपर वो डार्क यानी कि वो स्ट्रिप्स से बनना शुरू हो जाती हैं, और थाइस के ऊपर डार्क लाइंस जो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं. कुछ फीमेल्स में फिर क्या होता है कि ये बाद में आफ्टर द डिलीवरी ये ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और कुछ फीमेल्स के अंदर ये परसिस्ट भी करती हैं. ठीक है, तो ये तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें ये इंक्रीज होता है. एज वेल एज
in Addison's disease. एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज जो है आगे चल के पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड में, ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी है. इट इज एड्रिनल इनसफिशिएंसी. लेकिन उसके बावजूद यहां पर इसकी एक्सेस हो जाती है. ठीक है, MSH की एक्सेस कब होगी? ड्यूरिंग एडिसन्स डिजीज. और एडिसन्स डिजीज में जो पेशेंट होता है उसके जो स्किन होती है वो कुछ एक्स्ट्रा डार्क होना शुरू हो जाती है. उसके तकरीबन हर पार्ट, उसकी इवन नॉट ओनली द स्किन, ऑल्सो द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द टंग. ठीक है, ये भी डार्क होना शुरू हो जाती है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिलेटेड टू MSH. लेकिन यहाँ पर दो और चीज़ें जो इस हार्मोन से मिमिक कर सकती हैं वो आपने ज़रूर जहन में रखनी है. और वो चीज़ें क्या है? दो और हार्मोन्स हैं जो कि मेलानिन से मिमिक कर सकते हैं. अच्छा, एक तो आपने पढ़ लिया मेलानिन. मेलानिन क्या चीज़ है? इट्स अ पिगमेंट. अभी आपने पढ़ा. ठीक है, अ ब्राउन पिगमेंट रिलीज्ड बाय मेलानोसाइट्स. एक और इससे मिलती जुलती टर्म है, दैट इज अनदर हार्मोन मेलाटोनिन. एक है मेलानिन, ये तो पिगमेंट है. एक टर्म है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन जो है ये हार्मोन है. इज अ हार्मोन रिलीज्ड बाय पाइनियल ग्लैंड. इसको थर्ड आई भी कहा जाता है. ठीक है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमंस. तो जो पाइनियल ग्लैंड है, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बिल्कुल, लेट्स सपोज कि यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट पीछे, जो कॉर्पस ल्यूटियम के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे ये पाइनियल ग्लैंड होता है. वहां से मेलाटोनिन सेक्रेट होता है. इट कंट्रोल्स और इट रेगुलेट्स द अवेक एंड स्लीप साइकिल. क्लियर? मतलब द सिरकाडियन और सिरकेडियन रिदम. और सिरकेडियन रिदम्स कौन से होते हैं? जो 24 आवर्स के होते हैं, 24 घंटे के, 24 आवर उसका जो रिदम है दैट इज सिरकेडियन रिदम. सिरकैनुअल जो 365 डेज का होता है, तो इसको हम डायजोर्नल जो है वो रिदम भी कहते हैं. तो इसी वजह से जब भी कमरे में अंधेरा हो जाए या किसी आप डार्क प्लेस में हो, मौजूद हो, तो थोड़ी देर बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है एक नॉर्मल इंसान को. ठीक है, लेकिन ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. लेकिन नॉर्मली जब भी आप अंधेरे में होते हैं तो ये हार्मोन सेक्रेट होता है मेलाटोनिन फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड एंड इट इंड्यूसेस स्लीप. ये हमें नींद जो है वो उसको इंडक्शन उसकी करता है. इसी वजह से मेलाटोनिन को ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ डार्कनेस. हार्मोन ऑफ डार्कनेस किसको? मेलाटोनिन को. अच्छा, इससे एक और मिमिक करने वाली टर्म है, दैट इज मेलानोटोनिन. ये भी एक हार्मोन है, मेलानोटोनिन. ठीक है, सो मेलानोटोनिन इज अ हार्मोन which is produced by pineal gland. ये भी पाइनियल ग्लैंड से ही सेक्रेट हो रहा है. लेकिन इसका काम क्या है? इट रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ डार्कनिंग. और MSH क्या करता है? स्किन को डार्क करवाता है. ये उसके इफेक्ट को रिवर्स करवाता है. कैसे? बाय एग्रीगेटिंग मेलानिन into granules. तो मेलानोटोनिन का क्या काम है? कि MSH के इफेक्ट को रिवर्स करना. किस तरह से? कि स्किन के अंदर जो मेलानिन से फैली हुई है, जिसकी वजह से स्किन का कलर डार्क नजर आ रहा है, तो ये उनको इकट्ठा कर देगा. एक जगह पे इकट्ठा करेगा तो स्किन का कलर जो है वो फेयर होना शुरू हो जाएगा. तो ये उसके इफेक्ट को, डार्कनिंग इफेक्ट को रिवर्स करता है कुदरती तौर पर. क्लियर? अच्छा, मेलानिन को जो इनहिबिट करता है, मेलानिन के सिंथेसिस को, जो सिंथेटिक है, एक एंजाइम है टायरोसिनेज. ये टायरोसिनेज क्या करता है?
कि चूंकि मेलानिन की जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मतलब कि जो इसकी सिंथेसिस का एनाबॉलिक पाथवे है जिससे मेलानिन बनती है अल्टीमेटली, ये टायरोसिन से शुरू होता है इसका सिंथेसिस, और टायरोसिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है टायरोसिनेज, और इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एल डोपा। तो अगर इस एंजाइम को रोक दिया जाए, इसको इनहिबिट कर दिया जाए टायरोसिनेज को, तो टायरोसिनेज से अगर इसकी इनहिबिशन हो जाए इस एंजाइम की, तो मेलानिन की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। तो इस वजह से जो डार्कनिंग इफेक्ट को कम करने वाली जो क्रीम होती है आमतौर पर जो इस्तेमाल होती हैं, वो टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं। टायरोसिनेज इनहिबिटर्स को डालते हैं। वो टायरोसिनेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो मेलानिन नहीं बनेगी, तो मेलानिन नहीं बनेगी तो स्किन का कलर फेयर होना शुरू हो जाता है। या फिर इसके लिए एक और भी एक केमिकल है जिसे कहता है कोजिक एसिड, एक और भी है, वो भी जो रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है, दैट इज कोजिक एसिड। वो भी इसी तरह से मेलानिन के इफेक्ट को कम करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों तरह के जो प्रोसेसेस हैं ये इस्तेमाल होते हैं जितने भी उनसी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं। क्लियर? अब आते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इसका दूसरा नाम याद रख लीजिएगा, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसे कि एंटीरियर लोब को हमने कहा था एडिनोहाइपोफाइसिस, तो पोस्टीरियर लोब को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और यहां से दो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट होते हैं। Number 1 is the anti-diuretic hormone, which is also called ADH or also called vasopressin. Vasopressin. और दूसरा हार्मोन जो सेक्रेट होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। क्लियर? सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स के यूरिन की फॉर्मेशन को। एंटी डायूरेसिस का मतलब होगा यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देना या रोक देना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब कि ये यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगा, मतलब कि वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करेगा। चैप्टर नंबर 15 आपको याद है, उसमें आपने पढ़ा था काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तो उसमें इसका रोल था हार्मोनल मैकेनिज्म के अंदर, एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का और दूसरा एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है, सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अच्छा इसकी सेक्रेशन को गवर्न कौन करेगा? इट्स सेक्रेशन इज गवर्न्ड बाय decreased blood pressure कम हो जाए, और decreased blood volume। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कैसे हो सकता है? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए, आप पानी कम पी रहे हैं, आप वो हो सकता है। डिहाइड्रेशन किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, जैसे कि जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें खून ज़्यादा बह जाता है। तो हमारा जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो है उसका 90% आपको पता है दैट इज़ वाटर। तो हमारे जो ब्लड की जो फ्लूइडिटी है उस 55% के 90% जो वाटर है उसकी वजह से है। यानी हमारे ब्लड के अंदर तकरीबन 50% के करीब सिर्फ पानी होता है जो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है, और यही हमारे ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस होगा तो वाटर लॉस है, तो वाटर लॉस है तो मतलब डिहाइड्रेशन है। तो इस तरह से भी जो है वो ब्लड का वॉल्यूम कम हो सकता है। या फिर लेस वाटर इनटेक, आप पानी ही बहुत कम पी रहे हैं। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, आपको एक नॉर्मल एडल्ट को 8 से 10 गिलास जो पानी जो है वो एक डेली बेसिस पे पीना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी कि जितना आपका फिजिकल वर्क इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर आप उस हिसाब से पानी नहीं पी रहे तो तब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है। या फिर ड्यू टू वॉमिटिंग के दौरान भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। या फिर डायरिया
मोशंस लगे हुए हैं तो उसकी वजह से भी वाटर लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है। या फिर हाइपर स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आने की वजह से भी डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकती है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें अल्टीमेटली ऑल दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। तो इट विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है इससे, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। या फिर decreased osmotic pressure of blood का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम हो जाए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसको ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर, या इसको ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं इसको। और ये प्रेशर का आपको डिफरेंस आइडिया है ना, कि प्लाज्मा के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, और आपको पता है वाटर कैसे मूव करता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स अंदर ज़्यादा बनती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कम रहेगा। वाटर पोटेंशियल ब्लड के अंदर कम रहेगा तो जो आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उसमें ब्लड लीक कम होगा, ठीक है। उसकी जो लीकेज है वो कम होगी, बल्कि उसकी वापस आने का जो प्रोसेस है, क्योंकि हाई सोल्यूट से लो सोल्यूट की तरफ आता है, तो इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम जो है मेंटेन रह सकता है। तो लेकिन अगर ब्लड का प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, किस वजह से, ड्यू टू डिक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स, और प्लाज्मा प्रोटीन्स के सिंथेसिस कौन करते हैं, यूजुअली दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, तो हमारा जो जिगर है उसको सिंथेसाइज कर रहा होता है। इस वजह से आमतौर पर जब जिगर की कोई बीमारी हो, मतलब कि लिवर की कोई डिजीज हो, जैसे हेपेटाइटिस है या लिवर सिरोसिस है या फिर लाइक द लिवर कैंसर, तो ऐसी कंडीशन में ये प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बनेगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो लीक करके टिश्यूज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब प्लाज्मा टिश्यूज में जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, इट विल लीड टू एसाइटीज, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है लिवर के पेशेंट को, जब वो लिवर सही तरह से काम ना कर रहा हो, तो पफिनेस ऑफ द हैंड्स एंड द लिम्ब्स, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक निशानी है कि अगर डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर हो ब्लड का, तो तब भी सेक्रेट होगा डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। और कुछ इसके अलावा जो एक्सटर्नल न्यूरल स्टिमुलाई भी होते हैं, ठीक है, सेंसरी स्टिमुलाई, वो भी इसको डिटरमिन कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। द एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई, वो भी मतलब कि इसमें रोल प्ले करते हैं इसकी सेक्रेशन को। क्लियर। तो होगा क्या इस फंक्शन ये करेगा क्या, जब भी इन सिचुएशंस में ये रिलीज होगा, फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, फंक्शन इसका एक ही फंक्शन है, ठीक है, याद रखना है कि इट विल रीएब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, खास तौर पर के कलेक्टिंग डक्ट्स, वहां पर ये जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करवा के वापस भेजेगा। और ऑस्मोलैरिटी कम हो जाने का या मतलब यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का मतलब ये है, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाना मतलब कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाए और उसमें कम होने लग जाए, और उसकी वाटर की जो से वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाए, मतलब दैट इज़ द डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है। एनीवेज, इसको बस इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो मतलब कि दैट इज़ इस कंडीशन में भी एडीएच जो है वो सेक्रेट होगा, मतलब कि बॉडी के अंदर ब्लड की जो ब्लड के अंदर वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सो एक तो वहाँ पर एक्ट करेगा एंड फॉर्म्स कंसेंट्रेटेड यूरिन। इसका नतीजा क्या होगा, इट विल फॉर्म कंसेंट्रेटेड यूरिन। तो कंसेंट्रेटेड यूरिन किसे कहते हैं, जिसमें वाटर कम हो और जो सोल्यूट्स हैं वो ज़्यादा हो। और अगर ये एक्सेस में रिलीज हो, इफ इट इज इन एक्सेस, एडीएच एक्सेस में रिलीज हो, इट कॉजेस किडनी प्रॉब्लम्स, इससे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, सो इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस।
डायबिटीज इन स्पाइडस। डायबिटीज इन स्पाइडस में क्या होता है? अच्छा, डायबिटीज दो तरह की है, ठीक है। एक डायबिटीज मिलाइटस है, जिसको हम सादा लफ्जों में शुगर कहते हैं, वो डायबिटीज मिलाइटस है। डायबिटीज इन स्पाइडस क्या है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब ये हार्मोन डेफिशिएंट हो जाएगा तो हमारी बॉडी को अब सही तरह से नहीं पता चलेगा कि कितना वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना है, ये तो रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा था। सो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन इन लार्ज क्वांटिटीज। तो जब बॉडी से वाटर का जो है वो लॉस हो रहा है यूरिन की शक्ल में, तो इट विल, उससे क्या होगा? प्यास बढ़ेगी बॉडी की। सो एक्सेसिव, इट विल रिजल्ट इन एक्सेसिव थर्स्ट। प्यास भी बहुत लगेगी, पेशाब भी बहुत आएगा, यूरिन भी बहुत ज़्यादा होगा, और साथ में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन याद रखिए, इसको डायबिटीज़ मिलेटस से नहीं मिलाना आपने, ठीक है। सो दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन यूजुअली। अब आते हैं ज़रा ऑक्सीटोसिन पे। तो ऑक्सीटोसिन जो है, इसके रिलीज को कौन गवर्न करेगा, पहले उसको भी देख लेते हैं। सो ऑक्सीटोसिन, इट्स secretion is governed by, यानी किन हालात में ये रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। सो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज, इसका नाम वेजोप्रेसिन है। वेजो का मतलब ब्लड वेसल्स है, प्रेसिन का मतलब कम, उसका डायमीटर कम कर देना। तो जब ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है तो ये क्या करता है, हार्मोन ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करवाता है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो इस वजह से इसका नाम ये वेजोप्रेसिन रखा गया। So its secretion is governed by, number one is that is distension of cervix। जो cervix है, जिसे हम यूट्रस का एंड पॉइंट भी कहते हैं, माउथ भी कहते हैं, वो जब डिस्टेंड होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। प्लस इट इज ड्यू टू लो ब्लड प्रोजेस्टेरॉन। ब्लड के अंदर जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, प्रोजेस्टेरॉन द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो जब ब्लड के अंदर इसका लेवल लो हो जाए, लो ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, तो तब भी उसके रिस्पॉन्स में रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। या फिर बाय न्यूरल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन कहते हैं डिलीवरी को, ठीक है। पार्ट्यूरेशन का मतलब बर्थ का प्रोसेस, डिलीवरी को कहा जाता है। जब बच्चा डिलीवर हो रहा हो, या लेबर का प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उस दौरान भी ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, उस वक्त जो न्यूरल स्टिमुलाई जा रहे होते हैं। और सकलिंग, ऑल्सो ड्यूरिंग सकलिंग। सकलिंग का मतलब कि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा हो, जो उस दौरान भी ये न्यूरल स्टिमुलाई जाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। और इसका फंक्शन, हाउ इट फंक्शंस, सो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर, और जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान ये मसल्स यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बच्चा जो है वो डिलीवर हो सके। और याद रखिएगा, वहाँ पर वेव्स की शक्ल में रिलीज होता है, बताया था ना आपको, वेव्स की शक्ल में रिलीज होगा, यानी कि टॉप ऑफ द यूट्रस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इसकी, और डाउन जैसे जाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर अप्लाई होगी? एट द टॉप ऑफ द यूट्रस, और टुवर्ड्स द बॉटम, या नीचे की तरफ जाएगा ताकि बच्चा जो है वो डिलीवर हो सके। सो इट्स एक तो फंक्शन इसका ये हुआ। प्लस इट ऑल्सो कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ducts, mammary glands during suckling to eject milk, ताकि दूध निकल सके from the breast glands। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कुछ जो हैं वो गवाले या जो उन्होंने भैंसें पाली होती हैं, जहाँ से आप दूध लेते हैं, आपने सुना होगा वो कि अगर कोई भैंस दूध ना दे रही हो तो क्या करते हैं, वो एक इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे इंजेक्शन लगने की देर होती है, उसके कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर वो दूध देना शुरू कर देती है,
ठीक है, वो इंजेक्शन बेसिकली ऑक्सीटोसिन का होता है, जो कि खतरनाक है, ऐसे दूध ना पीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क के अंदर सेक्रेट होता है। ये सिंथेटिक जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क के अंदर सेक्रेट होता है। तो वहाँ पर भी एक्शन यही है कि जब भैंस को ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से फौरी तौर पर यानी कि विद इन मिनट्स वो सारा का सारा दूध नीचे आ जाता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, और वहाँ से वो जो मिल्क मेड है उसको वो दूध निकाल लेता है। तो ये उसमें सेक्रेट होता है, क्योंकि वहाँ पर जाएगा मेमोरी ग्लैंड्स में, तभी वहाँ पे मिल्क की एजैकुलेशन करवाएगा। तो खैर वो गलत चीज़ है, इससे बचें। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है। तो ऑक्सीटोसिन नॉर्मली जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है उस दौरान रिलीज होता है इसके एक फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, ताकि जो है वो मेमोरी ग्लैंड से दूध निकलता रहे और बच्चा जो है वो सैर हो सके इससे। सो दैट इज़ इट्स द मेजर फंक्शन ऑक्सीटोसिन। लेकिन सबसे प्राइमरी फंक्शन इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ड्यूरिंग द बर्थ, यानी कि डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त इसका सबसे मेजर रोल होता है।